हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। एनसीईआरटी पुनर्विलोकन की श्रृंखला में आज हम कक्षा 7 की इतिहास विषय की एनसीईआरटी के 10वें और अंतिम चैप्टर 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन को रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, इतिहास की जो तमाम सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनमें यह चैप्टर हमें उत्तरकालीन मुगल सम्राट शीर्षक से देखने को मिलता है और यहीं से मध्यकाल का अंत होता है और आधुनिक इतिहास का आरंभ होता है। ऐसे में जैसे मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि इतिहास परिवर्तन की कहानी है, ऐसे में मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर बढ़ने में जो परिवर्तन आए, यदि हम उन्हें ठीक प्रकार से, भली प्रकार से समझना चाहते हैं तो हमें 18वीं शताब्दी में होने वाले नए राजनीतिक परिवर्तन, नए राजनीतिक गठन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही परिवर्तन आधुनिक इतिहास की बुनियाद हैं और इसी पर आधुनिक इतिहास की पूरी इमारत खड़ी होती है। दोस्तों, अगर इस चैप्टर की PDF फाइल आप डाउनलोड करना चाहें या फिर यदि आप YouTube के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो सारे के सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के परिप्रेक्ष्य में एक अवलोकन विषय पर परिचर्चा लाइव आज शाम संभवतः आपके सामने पेश होगी। तो ऐसे में यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको उस लाइव परिचर्चा की नोटिफिकेशन मिल जाए और वो एक इम्पॉर्टेंट परिचर्चा आपसे मिस ना हो। अब हम 18वीं शताब्दी में होने वाले नए राजनीतिक गठन का यहाँ पर अवलोकन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के साथ में क्या परिस्थितियां हुई जिनके बाद में मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ। सबसे पहले हम मैप में देखेंगे राजनीतिक परिवर्तन को और फिर नए राज्यों का उदय, जिनमें 3 मुख्य रूप से दक्कन में, अवध में और बंगाल में होने वाले राजनीतिक परिवर्तन का हम अवलोकन करेंगे। उसके पश्चात हम मराठा साम्राज्य का उदय और साथ ही साथ जो राजस्थान के कुछ हिस्सों में नए राज्यों का उदय हुआ और किस प्रकार से एक नई शक्ति ने आकर के भारत के पूर्वी हिस्सों पर अपना अधिकार जमाया, पर चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ घटनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय रूप से घटी। कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और मुगल साम्राज्यों की सीमाएं बदल गईं। 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। सबसे पहले हम पहले मैप में देख रहे हैं जहां पर सन 1700 में मुगल साम्राज्य की हम बाहरी सीमाओं का यदि हम अवलोकन करें तो दक्षिण में देखें तो आधुनिक तमिलनाडु और केरल के हिस्सों से लेकर के अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम की ओर तो अफगानिस्तान और फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए पूर्व की ओर पश्चिम बंगाल तक मुगल साम्राज्य की सीमाएं थी। परंतु अगर हम दूसरे मैप में देखें तो जहां 18वीं शताब्दी में हमें परिवर्तन दिखाई देता है, जितना शेडेड रूप में ये दिखाया गया है, ये सारे के सारे पूर्वी भारत के हिस्से ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत चले गए थे। 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे समयांतराल के बाद अचानक से बहुत तेजी से बदलनी शुरू हो गईं। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई से लेकर के 1761 जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ के दौरान उपमहाद्वीप में जो राजनीतिक शक्तियां आईं और जो राजनीतिक रूप से परिवर्तन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह चैप्टर हमारा औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के पानीपत की तीसरी लड़ाई के बीच में होने वाले राजनीतिक परिवर्तन की कहानी को बयां करता है। सबसे पहले बात करेंगे मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के संकट की स्थिति के बारे में, फिर जो परिवर्तन आया और जिन नए राज्यों का उदय हुआ एक एक करके उनका अवलोकन करेंगे। हमने अध्याय 4 में, इसी कक्षा 7 की एनसीईआरटी के अध्याय 4 में हमने मुगल साम्राज्य की सफलता की ऊंचाई के बारे में पढ़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में कक्षा 7 की इतिहास विषय की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट के नाम से वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर पूरे के पूरे वीडियो अवेलेबल हैं। वहां पर जाकर के आप किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के आप उस चैप्टर से जुड़े हुए डेली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं।
17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में तरह तरह के संकट साम्राज्य के सामने आकर के खड़े हुए। ऐसा होने के अनेक कारण थे। पहला कारण था बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए समाज के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक हद तक खर्च कर दिया था। दूसरे, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता धीरे धीरे करके समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए अत्यंत कठिन हो गया। ऐसे में आर्थिक और सैन्य और राजनीतिक शक्तियां सूबेदारों को मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती रही। आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच में ईरान का शासक नादिर शाह 1739 में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन और दौलत लेकर के गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमणों का तांता लगा दिया और 1748 से 1761 के बीच उसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया और भारी लूटपाट मचाई। यदि हम नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के वर्णन को देखें तो जो तत्कालीन लेखकों ने लिखा उसमें 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य वे चीज़ें जिनमें से कुछ इतनी बेशकीमती थी कि जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था, जैसे तख्ते ताऊस यानी कि मयूरी सिंहासन जिन पर बादशाह बैठा करता था, को अपने साथ में ले गया। साम्राज्य पर जब सब ओर से दबाव पड़ रहा था तो अभिजातों ने भी विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता से उसे और कमजोर बना दिया। अभिजातों में मुगल सम्राट के यहाँ पर मुख्य रूप से 2 गुट थे। इनमें एक था ईरानी गुट और दूसरा था तुरानी गुट। तुरानी गुट जो तुर्क मूल के थे, काफ़ी समय तक परवर्ती जो मुगल बादशाह था, इनमें से एक या दूसरे समूहों के हाथ की कठपुतली बना रहा। सबसे अपमानजनक स्थिति तो तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाह फर्रुखसियर 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या कर दी गई। तो 2 मुगल बादशाह जिनकी हत्या की गई वो थे फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय। इसके बाद 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। तो हम समझ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के लिए कितनी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई और मुगल साम्राज्य किस हद तक कमजोर हो गया था। अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य थे जो सबसे पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अत्यंत शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र हुआ करते थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर से अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश शामिल थे। तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों और जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के राज्य थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद में मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। पुराने मुगल प्रांतों में उत्तराधिकारी राज्यों में जिनका उदय हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब हम इन तीनों राज्यों का अलग अलग अवलोकन करेंगे और इनकी स्थिति के बारे में जांचेंगे, देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद के बारे में। निजामुल मुल्क आसफ जाह 1724 से 1728 जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य हुआ करता था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी, परंतु बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। तो जो हैदराबाद हमारा स्वतंत्र हुआ निजामुल मुल्क आसफ जाह के समय में, जो 1724 से 1748 जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। और बाद में जब सहायक संधि प्रणाली आती है तो हैदराबाद उस सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत फिर ब्रिटिशर्स के हाथों में चला जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो बात आती है अवध की। बुरहानुल मुल्क शहादत खान ने 1722 में जब अवध की सूबेदारी पाई, उसके बाद में मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें अवध का राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक हुआ करता था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। चूंकि गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था, ऐसे में उत्तर भारत और बंगाल के बीच में होने वाले व्यापार का मुख्य मार्ग इसी प्रदेश से होकर के गुजरता था। बुरहानुल मुल्क ने अवध के क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश की। वैसे तो हैदराबाद, अवध और बंगाल तीनों ने ही जैसे ही सत्ता पर अपना नियंत्रण जमाया, उन्होंने मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश की के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों अर्थात जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। दोस्तों,
अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तीनों कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं। जैसा मुगल प्रशासन के दौरान में जागीरदारी व्यवस्था थी, इन्होंने जागीरदारी व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया और एक नई प्रकार की कर व्यवस्था को लेकर के आए। क्या आप जानते हैं उस कर व्यवस्था का नाम क्या था और उस कर व्यवस्था को किस प्रकार से संचालित किया जाता था? यदि आप जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताइए। बंगाल, मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होता गया। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब हुआ करते थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से कभी सूबेदार नहीं बने, परंतु बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ले ली। तो अर्थात बंगाल किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ? बंगाल स्वतंत्र हुआ मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद के रूप में वसूला जाने लगा। इस प्रकार जब 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक क्षेत्रीय राज्य बन गया तो इससे जमींदारों की परिस्थिति में काफी परिवर्तन आया। राज्य और साहूकारों के बीच में हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खां के शासनकाल में 1740 से 1756 के बीच में बंगाल में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके शासनकाल में ही जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। और जब बाद में हम देखते हैं प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की स्थिति को, तो वहां पर जगत सेठ का साहूकार जो घराना था उसकी एक बड़ी भूमिका नजर आती है हमें प्लासी के युद्ध में। अब बात करेंगे हम राजपूतों की वतन जागीरी के बारे में। तो कई राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों के अधिराजत्व को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र के नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने जब मुगलों के कमजोर होती हुई परिस्थिति को देखा तो मुगल दरबार की गुटी राजनीति में उन्होंने भी अपने पैर फंसा लिए। प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिल गई और अंबर के राजा सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह 1713 ने इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण किया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीता और अपने हिस्से में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी स्थापित की और 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। तो हमने देखा किस प्रकार से राजपूत राजाओं ने जैसे ही मुगल साम्राज्य को कमजोर पाया तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया, और जैसे ही वो अपने आप को स्वतंत्र कर पाए और उनकी स्थिति जरा सी मजबूत हुई, उन्होंने अपने आस पड़ोस के हिस्सों पर भी कब्जा करने, उन्हें जीतने की कोशिशें जारी की। न सिर्फ जारी की बल्कि बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा करके उन्हें अपने राज्य में भी मिला लिया। अम्बेर के राजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। इससे प्रश्न पूछा जाता रहा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी इन 5 स्थानों पर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण आज भी मौजूद हैं। अब आज़ादी हासिल करने में हम सबसे पहले बात करेंगे सिखों के बारे में। अध्याय 8 में हमने 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय में किस प्रकार गठित हुए हम पूरी परिचर्चा कर चुके हैं। ये पिछला ही चैप्टर है, प्लेलिस्ट में वह वीडियो वो भी अवेलेबल है, और इस चैप्टर को आप जरूर देखें और उससे जुड़े क्वेश्चंस को आप अभ्यास कर लें ताकि ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से याद रहें। गुरु गोविंद सिंह 1699 अर्थात 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का क्या अभिप्राय है इस बारे में भी हमने चैप्टर 8 में इन डिटेल पढ़ा हुआ है। इसके पश्चात में राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी गईं। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद में बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ कई विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्कों को गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी जब बनाया गया और बाद में 1716 में उसे मार दिया गया। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति, हालांकि बड़े व्यक्तियों में एक ऐसे सिख व्यक्ति जिनको बाद में मार दिया गया वो थे बंदा बहादुर, लेकिन सिखों का संघर्ष जारी रहा और 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं
के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों के रूप में, बाद में मिसलों के रूप में संगठित किया और इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो दल खालसा क्या था? जिसमें जत्थों और मिसलों की जो संगठित सेनाएं थी वो दल खालसा कहलाती थी, अर्थात दल खालसा में जत्थों और मिसलों की सेनाएं थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे। इन बैठकों में वे सामूहिक रूप से निर्णय लिया करते थे, जिन्हें गुरुमत्ता अर्थात गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर के उसके बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो राखी की व्यवस्था क्या थी? राखी की व्यवस्था थी जिसमें किसानों से उनसे 20% का कर लेकर के उन्हें उसके बदले में संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि उनके भाग्य में राज करना लिखा है, जिसे कहा गया राज करेगा खालसा। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़ करके सार्वभौम शासन की घोषणा की। इसके बाद में 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, तथापि इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम की और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में यमुना नदी के हिस्से तक सिखों की जो राज्य थे वो फैले हुए थे। यद्यपि ये अलग अलग राजाओं के नेतृत्व में थे, तथापि जो महाराजा रणजीत सिंह का नियंत्रण था वो लगभग पूरे हिस्से पर हुआ करता था। 17वीं शताब्दी के अंत में एक विशिष्ट व्यक्तित्व का उदय हुआ। दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोणदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग किया करते थे। चौथ और सरदेशमुखी, जिनसे कम से कम पिछले वर्ष की परीक्षाओं में 7 प्रश्न पूछे गए हैं, पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। बात करते हैं मराठों के बारे में। मराठा राज्य एक अत्यंत शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था, जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों, जिन्हें देशमुख कहा गया, की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। बाद में अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक, जिन्हें कुणबी कहा जाता था, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। तो 2 चीजें याद रखनी है, एक तो जो शक्तिशाली योद्धा परिवार थे जिन्हें देशमुख कहा गया, और दूसरे थे अत्यंत गतिशील जो कृषक पशुचारक थे जिन्हें कुणबी कहा गया। उन्होंने वो सेना का मुख्य आधार थे और शिवाजी 1627 से 1680 ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बना और उनके शिवाजी के शासनकाल और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में जो पेशवा था, अर्थात जो प्रधानमंत्री हुआ करता था, वो अपनी विशिष्ट सेवाएं दिया करता था। सबसे पहले बात कर लेते हैं चौथ और सरदेशमुखी होता क्या है। तो चौथ जमींदारों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व का 25% भाग हुआ करता था। दक्कन में इसको मराठे वसूला करते थे। सरदेशमुखी दक्कन का मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हुआ करता था। तो चौथ था जो जमींदारों द्वारा वसूला जाता था और भू राजस्व का 25% हुआ करता था। दक्कन में इसको मराठे वसूला करते थे। सरदेशमुखी दक्कन में जो मुख्य राजस्व संग्रह करता था उसको दिया जाने वाला कर होता था और यह 9 से 10% हुआ करता था। तो चौथ हुआ करता था 25% और सरदेशमुखी हुआ करता था 9 से 10%। 1720 से 1761 के बीच में जो मराठा साम्राज्य था, इसका काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सने सने काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही साथ इस क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का भी अधिकार मिल गया। चौथ और सरदेशमुखी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक उनके खिलाफ हो गए और यही कारण रहा कि जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो अन्य किसी शासक से उन्हें सहायता नहीं मिली और उन्हें बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। बाजीराव प्रथम, जो कि बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान सेनापति थे। उन्होंने विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय उन्हें दिया जाता है। वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले।
चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशम वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ा करके दक्षिण में पुणे, नागपुर को पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया गया। तो जब मराठों का नियंत्रण बढ़ा तो जो चंदेरी के बाजार में रेशम का उत्पादन होता था, वो जो मराठों की राजधानी पुणे थी वहां पर उसे एक नया बाजार मिला। और जो बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच धुरे में ही अपना व्यापार करता था, अब उसने अपने आंतरिक क्षेत्र को बढ़ा करके पुणे, नागपुर, लखनऊ और इलाहाबाद के हिस्सों को भी शामिल कर लिया। बात करते हैं जाटों के बारे में। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय में पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को अर्थात आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक संगठन में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने एक सबसे मजबूत किलों में एक है। तो लोहागढ़ का किला किसने बनवाया? तो वो सूरजमल ने बनवाया। जाट शासक हुआ करते थे। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत, बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके हमला कर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के समय में 30,000 जो सैनिक थे, उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबकी बलबूतों पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहीं पर दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों में पहली बार शाहजहां के युग से जोड़ा गया, दीग उन इमारतों के उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। तो जो दीग इमारतें थी उन्हें जाटों ने बनवाया, जिसमें से जो आगरा की शैली थी और जो एक पारंपरिक शैली थी, दोनों शैलियों को वहां पर समन्वय किया गया। इस पे अब बात कर लेते हैं उसी समय अन्यत्र में। तो उसी समय 1789 से 1794 के बीच में फ्रांसीसी क्रांति हमें देखने को मिलती है। 18वीं शताब्दी में भारत जो विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण की अपनी अपनी सरकारों को कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक ये स्थिति बनी रही। अमरीकी 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ ही साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में हमें आगे के इतिहास विषय के NCERT में इन डिटेल बहुत कुछ पढ़ने को मिलने वाला है। तो यह था कक्षा 7 की इतिहास विषय की NCERT का चैप्टर 9, जिसमें हम 18वीं शताब्दी में होने वाले नए राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ रहे थे। उम्मीद है आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। तो आप सभी इस वीडियो को देखकर अच्छे से तैयार कर लें और इस चैप्टर की PDF फाइल को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पढ़ लें और इसके बाद में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।